हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। आज जो बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर सेकंड है भूगोल का। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है। देखो, अगर सिंपल सी भाषा बोले ना तो मैं इस चैप्टर में ना जितने पिछले चैप्टर हो गए वो तो मैं सारे याद होने चाहिए। अगर नहीं होते भाई तो मैं एग्जाम में दिक्कत आएगी, तो बैठे रहोगे तो देखते रहोगे। अब सुनो, वही बात करते हैं चैप्टर सेकंड में। इसको बोलते हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। हमने इसके पिछले चैप्टर में बताया भाई कि भारत का आकार कैसा है, भारत कहाँ पे है, भारत पृथ्वी के कौन सा हिस्से में। और मैंने कहा था भाई कि उसमें तो मैप वाले क्वेश्चन है वो करवा देंगे। मैप वाले क्वेश्चन जब पूरा ये जो पूरी बुक है कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो मैप के जितने क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा, क्योंकि उसी में से सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब सुनो भाई, बात करते हैं कि भारत का जो भौगोलिक मतलब कि भौतिक स्वरूप। देखो, पहले देखते हैं भारत में दिखने में कैसा है। देखो, तो कह रहे कि भूगोल वेता वो लोग होते हैं जो मतलब कि पृथ्वी के बारे में खोज कर लेते हैं। ठीक है, तो भूगोल वेता को मानना है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भू आकृति का मिश्रण है। देखो, पूरी दुनिया में पाए जितनी भी मिट्टी है, जो भी है, मौसम है, सबका मिश्रण भारत में है। ठीक है, सर इसीलिए बोलते हैं भारत के अंदर भगवान पैदा हुए थे। अब सुनो, यहाँ पर पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, ठीक है, द्वीप समूह, समस्त प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। देखो भाई, सिर्फ भारत ही एक अकेला ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक प्रकार की जो मतलब कि जो मान लो कि मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, ये सारी सारी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक कहीं और पे है नहीं। अब सुनो, फिर दूसरी बात करते हैं भाई कि भारत में विभिन्न प्रकार के शैल खंड पाए जाते हैं। जो भारत है वहाँ पे मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो खंड है, ठीक है, मतलब मान लो कि पहाड़ के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े टुकड़े, जल के टुकड़े, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक, कह रहे कि जो कुछ मुलायम होती है तो कुछ कठोर होती है, उसमें से कुछ मुलायम है, कुछ कुछ कठोर है। ठीक है, फिर भारत में भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो भारत है वहाँ पे ना बहुत ही मतलब कि अलग अलग तरह की मृदा मिट्टी पाई जाती है, जिनका विभाजन आकार मतलब कि दिखने के वाइज और रंग के आधार पर किया जाता है। सुनो, फिर मृदाओं का रंग, आकार, प्रकार उसकी जन्म मतलब कि जन्मदात्री सेल पर ही निर्भर करता है। मतलब कि वो कहाँ से उभर कर आई है, वो जो मिट्टी है कहाँ से होकर आई है, उसी बात पर निर्भर करता है कि उसका निर्माण किस सेल से हुआ है, किस जगह से हुआ है। ठीक है, फिर भाई भारत के पूर्ण क्षेत्र का विभाजन, अगर जो भारत है उसके पूरे क्षेत्रफल को बांटा जाए तो पहला भाई जो 8.7% है वो पर्वत है, पहाड़ वगैरह, मतलब कि पर्वत वगैरह है। ठीक है, जो बर्फ के बने होते हैं। अगला भाई 18.6% वो पहाड़ियां हैं। ठीक है, और जो 27.7% है वो पठार है। पठार का मतलब देखो, ऐसा ऐसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, ऊपर जगह होती है भाई, लोग रुक सकते हैं, ऐसे जगह होती है ऊपर। ठीक है, फिर अगला है जो 43% जो है वही वो मैदानी भाग है, मतलब कि ना जो सिंपल होता है ना, ऐसे सिंपल, ये सारे सारे होते हैं। ठीक है, फिर सुनो भाई, अगर उसके और आगे बात करें हम कि विभिन्न प्रकार की भू आकृति का निर्माण, अलग अलग प्रकार की जो भाई जमीन की जो आकृति है उसका निर्माण कैसे हुआ है। करेंगे इन भौतिक आकृति के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत है भाई, कुछ सिद्धांत है, जिनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखो भाई, मतलब कि जो प्लेट वाइज होती है, पहले धरती से पहली प्लेट होती है, फिर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट। तो मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, वहां देखो, जब ना जो होता है ना नल की खुदाई या फिर मोटर की खुदाई चल रही होती है, उससे पहले कंकड़ पत्थर निकलते हैं, फिर रेत बालू निकलता है, ऐसे अलग अलग चीजें निकलती रहती है, तो इसे बोलते हैं परत बनी हुई है। ठीक है, फिर प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या होता है कि एक सिद्धांत जो भौतिक आकृति के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। देखो भाई, जो एक ये सिद्धांत है, ठीक है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है भाई, हमारी जो धरती है, ठीक है, वो किस तरीके से बनी है, वो इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। एग्जैक्ट नहीं बताता, सिर्फ कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा कह रहे भाई प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परिपाटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। देखो भाई, ठीक है, सबसे जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक, देखो उस पे क्या कुछ 7 बड़े बड़े, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। फिर जाके अगली बात करते हैं भाई कि मुख्य विवर्तनिक प्लेटें क्या होती हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, कह रहे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, प्रशांत पहले बोलते हैं प्रशांत महासागर प्लेट, उत्तर अगले को बोलते हैं उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, अटलांटिकी, ठीक है, यूरेशियन, और जो बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये सारे प्लेटों का नाम है। तुम्हारे इसके देखो एमसीक्यू कैसे बनेंगे। एमसीक्यू जो बनते हैं, एमसीक्यू तुमसे पूछेगा भाई तो भाई कि इन देखो तुम्हें ना बहुत सारे ऐसे 4 नाम होंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन,
और तीसरा ऑप्शन और फिर चौथा ऑप्शन। बोले बताओ इन सब में से कौन कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। ठीक है, लिखाएगा नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं होगा उसको तो टिक मारना होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो भाई, जो अगली बात मेरे पास है, भारत की भौगोलिक आकृति का विभाजन, भारत को किस तरीके से बांटा गया है वो देखो। तो पहले बोलते भाई हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखो भाई, हिमालय पर्वत है जो हिम से बने, बर्फ से बने। दूसरा है उत्तरी मैदान, ठीक है, जो मतलब कि मैदानी इलाका है, जो एकदम सिंपल सा रोड वगैरह टाइप में। अगला है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, पठार में बता दिया, एक पहाड़ होता है, दूसरा पठार होता है, इसके बारे में तो बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भारतीय मरुस्थल, वृहद तटीय मैदान, द्वीप मतलब द्वीप समूह है। ये सारे हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे आते हैं भाई, कि पहले हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत क्या भाई, देखो हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत कहा था भाई, इसका एक नाम है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत कहा आता है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, मतलब कि जो हिमालय पर्वत है वो ना भारत की जो उत्तरी, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक, फिर हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ जो हिमालय पर्वत है, सोचो इतना लंबा है कि दो नदी तक फैला हुआ। ठीक है, पहला सिंधु नदी है, दूसरा कौन सा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दो जगह फैला हुआ है। फिर अगली बात करते हैं कि हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से सिर्फ चौड़ाई चौड़ाई है, इतनी चौड़ी नदी है सिर्फ। अगली बात करते हैं हिमालय का जो विभाजन है इसको दो आधार पे किया गया। पहला उत्तर दक्षिणी विभाजन, पश्चिम पूर्व विभाजन, ये दो तरीके से। ठीक, तो अब सुनो, फिर उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को तीन भागों में विभाजित बांटा गया। ठीक है, पहला बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमद्री। ठीक है, मतलब कि महान या आंतरिक हिमालय। ठीक है, हिमालय सबसे हिमालय की सबसे अंदर का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है हिमाचल। ठीक है, उसको बोलते हैं निम्न मतलब कि हिमालय, मध्य हिमालय। देखो क्या होता है, ऐसा पूरा ऐसा पहाड़ है। ठीक है, पहले टॉप को लिया गया। ठीक है, पहले पहले इसको लिया गया, फिर इस वाले को लिया गया, फिर अगले बोलते हैं मतलब शिवालिक बोलते हैं, जो उससे लास्ट टॉप है ना उसको बोलते हैं शिवालिक। इस तरीके से। फिर थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं भाई, तो पश्चिम से पूर्व का विभाजन चार भागों में किया गया। पहले तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, तो बोलते हैं नेपाल हिमालय, आसम हिमालय। ठीक, फिर बोलते हैं हिमद्री, ठीक है, महान या आंतरिक हिमालय। ठीक, अब इसमें भाई कुछ बातें जो हमारे पास है, यहाँ थोड़ा पॉइंट ना अलग है। ठीक है, सुनो यहाँ से, देखिए सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय का मतलब कि हिमालय या हिमाद्री हिमालय का देखो। अब इससे मान लो कि ऐसा पूरा हिमालय बना हुआ, ठीक है, पूरा पर्वत है, इसके चार दिशा होंगी ना, टोटल चार दिशा है। ठीक है, तुम्हें दिशा याद होनी चाहिए भाई। तो ये जो मेरे पास टोटल चार की चार दिशा है, इन दिशा के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कि सबसे उत्तरी भाग पर जो उत्तरी भाग है उसे हम क्या या तो हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, या फिर आंतरिक हिमालय बोलते हैं। जो दूसरी बात है भाई, यह सबसे अधिक सतत मतलब लगातार है, टूटा हुआ नहीं, ऐसा जाया जा रहा जाया जा रहा जाया जा रहा ऐसा है। ठीक है, फिर श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर। सुनो भाई, 6000 समझ लो 6 किलोमीटर ऊंचा है। 6 किलोमीटर भाई, 1 किलोमीटर चलने में लोगों के प्राण। 6 किलोमीटर ऊंचा सोचो कितना होगा, 6 किलोमीटर भाई हाइट है उसकी, तो इतना ऊंचा है। दूसरा भाई, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, और भाई इसी के अंदर क्या सबसे जो मुख्य शिखर है, जो मेन जो टॉप पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेन नहीं है। फिर अगला, महान हिमालय के विलय के प्राकृतिक मतलब की असममित है। एक चीज बोला भाई, देखो जो महान हिमालय है, ठीक, कि इसकी जो वलय है, जो इसका जो निचला हिस्सा है भाई, आज तक किसी को पता ही नहीं चला कितना चौड़ा है। ठीक, आज तो पता लगा नहीं पाया। फिर जो नेक्स्ट के पास भाई वो है हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। मतलब ये जो बताइए, ये इसका है कि क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। भाई ग्रेनाइट वो चीज है जो मतलब कि मान लो बम वगैरह बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालय का प्रभाव होता है। ये जो पूरी श्रृंखला है, जो बर्फ का जो हिस्सा है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और इससे बहुत सारी हिमालय मतलब कि बहुत सारी नदियां बहती हैं भाई। ठीक है, बहुत सारी नदी बहती है इसमें। फिर अगला हिमाचल। ठीक है, हिमाचल इसको बोलते हैं भाई, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, जो हिमाचल है, ठीक, बोलते हैं निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। देखो पहले एक तो ऊपर पॉइंट था, हाँ, यहाँ से। ठीक है, एक तो यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, पहला एक पॉइंट, जो अगला पॉइंट फिर यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाचल। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसका क्या होता है कि हिमाद्री के जो दक्षिण में जो स्थित है ना,
ठीक। दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम, ठीक है, सबसे 21 वालों में सबसे ज्यादा गहरी मानी जाती है उसको। एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, या तो इसको हिमाचल बोलते हैं या फिर इसको निम्न हिमालय बोलते हैं, इन नामों से जाना जाता है। फिर इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। देखो भाई, ये जो हुआ है ना, ऐसी श्रृंखला से हुआ है, ऐसे ऐसे टुकड़ों से हुआ है जो बदलती रहती है, ऐसे टुकड़े से हुआ है ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि परिवर्तित शैल, कुछ ऐसे टुकड़े हैं जो बार बदलते रहते हैं। फिर इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। देखो ये 50 किलोमीटर औसत है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें जो भाई एक जो पीर पंजाल श्रृंखला है, जो सीरीज बनी है ऐसे पहाड़ों, ठीक है, ये इसको सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला माना गया है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। देखो भाई, जो धौलाधर है, ये धौलाधर हो गया, और महाभारत श्रृंखला, इस श्रृंखला का नाम है महाभारत, ठीक। इसको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर अजीब जो नेक्स्ट है, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल हिमाचल में उसको बोलते हैं कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित। देखो भाई, ये जो श्रृंखला के पास है, ये जो हिमाचल है, इसी में दो चीज है। इस श्रृंखला में कश्मीर जो है, ठीक, कश्मीर की घाटी इसी में, ठीक है, और हिमाचल के कांगड़ मतलब की कांगड़ा, ठीक है, एवं कुल्लू, ये दोनों इसी जगह पर, मतलब कुल्लू मनाली टाइप, इसी टाइप। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना था। अभी जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हिमाचल का क्षेत्र है, इसको किस भाई क्यों माना जाता है? इसको पहाड़ी नगरों के लिए, मतलब पहाड़ों का नगर इसलिए माना जाता है। अगली बात करते हैं भाई शिवालिक के बारे में, ठीक है। तो शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। देखो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। जो सबसे बाहरी श्रृंखला है ना, उसे क्या बोलेंगे? शिवालिक बोलते हैं। फिर जो इनकी चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी ऊंचाई होती है। उसके बाद ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये श्रृंखला बनी है भाई, कैसा बनी है? नदी में जो बहुत सारे टुकड़े बह बह के आते हैं ना, देखो भाई, जब भी नदी मान लो कि एकदम से बाढ़ वगैरह आई, बाढ़ के साथ ना जो भी टुकड़े बह के आए, उन सब से बनी है सारी सारी, ठीक है। अगला भाई, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये जो घाटी जो है, ठीक है, ये जो शिवालिक की जो घाटी है, ठीक है, बजरी मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, और जलोढ़ की मोटी परत मतलब कि जो जल की मिट्टी होती है ना, उससे ढकी हुई है। फिर हमें निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना। देखो भाई, एक ना लंबी सी घाटी है, ठीक है, ऐसा शिवलिंग मान लो कि पहाड़ टाइप है, ठीक है, यहाँ पे एक ना घाटी है, ठीक है, जय, ठीक है। इस जगह को किस नाम जानते हैं भाई? इस जगह को मतलब कि दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दून के नाम से जानते हैं इसको। फिर कुछ प्रसिद्ध दून है जिसको बोलते हैं देहरादून, ठीक है, कोटली दून और पाटली दून, ये दून के नाम है, ठीक है। भाई देहरादून तो सुना कम से कम, ये भले कोटली दून पाटली दून ना सुना हो, देहरादून सुना हो तुम सबने। अगली बात करते हैं, हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दरारें, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, तो पहले बोलते हैं कि कराकोरम, ठीक है, इसको कराकोरम अलग बोलते हैं, रोहतांग, ठीक है। फिर जब जिसको बोलते हैं वुर्जिली, ठीक। फिर नेक्स्ट बोलते हैं इसको भाई जोजिला, ठीक है, पीर पंजाल। फिर बोलते हैं भाई अगले को सिप किला। ये सारे के सारे, ठीक है। फिर भाई सुनो, अगली बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व का विभाजन, जो भाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका विभाजन कैसा हुआ है, पूरे हिमालय को किस तरीके से बांट रखा है, वो वाली बात करते हैं। तो हिमाचल को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। देखो भाई, जो पूरा हिमालय है, ठीक है, हिमालय को पश्चिम, ठीक है, और जो पूर्व, इसके बीच में बांटा गया है, ठीक है। इन वर्गीकरण को दो नदियों की सीमाओं के आधार पर बांटा। भाई इनको जो बांटा गया है, मतलब कि ना, इनकी जो नदियां हैं, ठीक है, मतलब कि क्या है कि इन वर्गीकरण को नदियों, मतलब नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया। एक तो नदी की जो घाटी है, इनके आधार पर बांटा गया। पूरा पूरा हिमालय है, पूरा पहाड़ है, पहाड़ को या तो नदी और उसकी घाटी है उसके आधार पर बांट दिया कि भाई इधर का एरिया अलग है, इधर का एरिया अलग है। फिर सुनो, पहले को बोलते हैं सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोलते हैं सतलुज और सिंधु, इनके बीच के जो हिमालय है, क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। दूसरा, पश्चिम एवं पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर, ठीक है, तथा हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और जो अगला है, सतलुज तथा काली नदियों के
जो स्थित हिमालय के को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। भाई सारे ना याद रख के चलना, ठीक है। तुम्हारा इसके एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान रखना जितने पॉइंट है इसके एमसीक्यू बनता है। तुम्हारा पूरा इसका कह रहा है पश्चिम से पूर्व का विभाजन, इसके पूरा टॉपिक तुम्हारे सामने है, तुम्हें सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगला, काली तथा तिस्ता नदियां। नेपाल हिमालय का एक तिस्ता तथा दिहांगा नदी आज से हिमालय का बताइए सीमांकन सीमांकन करता है। देखो ये बता रखा है, काली तिस्ता नदियां नदी के नाम है। नेपाल हिमालय का एक तिस्ता तथा दिहांग नदी आज से हिमालय का सीमांकन करता है, मतलब कि जो असम का जो हिमालय है, ठीक है, ये इसको बांटता है। कौन कौन से भाई, कह रहे काली तथा तिस्ता नदी, नेपाल हिमालय एवं तिस्ता दिहांग नदी, ये सारे सारे असम की नदियों को बांटते हैं, ठीक है। फिर मतलब जो असम का हिमालय है उसको बांटते हैं। अगली बात करते हैं भाई कि जो उत्तरी अमेरिका है भाई, उसके बारे में बात चलती है। उत्तर का मैदान तीन प्रमुख नदियों नदियों से मतलब कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से मतलब कि बना है। यहाँ पे बोला भाई जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, कैसे बना हुआ है, सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, तो इनकी सहायक नदी है। इनकी सहायक नदी का मतलब है ऐसी छोटी छोटी नदियां होती ना जो जिनसे नदियां बन रही है, ठीक है, उन्हीं को बोलेंगे सहायक नदियों से बना है। हिमालय के गिरिपात में लाखों वर्ष तक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। भाई जो मैदान बने कैसे हुआ है, नदी जो बहुत साल तक ना अपने साथ जो छोटे मोटे कंकड़ टुकड़े पत्थर जो लेके साथ में आती रही है, उससे बना है सारा सारा। इसका विस्तार 7 लाख किलो मतलब कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। सोचो भाई इसका जो पूरा एरिया है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद अगला, इन मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई मतलब कि 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, ये जो नदियां है ना, क्या बोला भाई इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई क्या, 24 से लेके 3 मतलब 240 से लेके 320 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई चौड़ाई सोच लो कितनी चौड़ी नदियां होती होंगी। लोग बोलते हैं हम नदी पार कर लेंगे, यहाँ की नदी के पार पता लगेगा फिर यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है, और ये जो मैदान है, ठीक है, इस जगह भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। फिर जो अगला है, कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है। इस कारण इसे भारत का अन्न भंडार गृह कहा जाता है। देखो भाई क्या है कि कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि मतलब कि सबसे ज्यादा कृषि उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। मतलब ये जो जिसके बारे में ये उत्तरी मैदान है भाई, इसमें सबसे ज्यादा खेती होती है, ठीक। अब सुनो भाई इसके बाद अगली चीज जो है, हाँ भाई, उत्तरी मैदान का विभाजन, ये जो उत्तरी मैदान है इसका विभाजन कैसे किया है, उत्तर के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। पहले होता है गंगा का मैदान, ठीक, फिर पंजाब का मैदान अगला है। देखो गंगा के मैदान का विस्तार घगर तथा तिस्ता नदी के बीच, दो नदी के नाम, ठीक है, घगर और तिस्ता नदी के बीच में। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। भाई ये जो ना इन जगह पे फैला हुआ है। फिर उसके बाद अगली चीज है भाई पंजाब का मैदान, ठीक है। जो पंजाब का मैदान है वो सुनो, कि उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। देखो जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उत्तरी मैदान के जो पश्चिम वाला जो भाग है ना उसको पंजाब का मैदान बोलते हैं, ठीक। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को, मैंने कहा था सिंधु, इसकी सहायक नदियां कौन आएगी, सहायक नदियां वो होगी जिनका पानी सिंधु नदी के अंदर आता है, ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित। देखो भाई सिंधु नदी और जो उसकी की जो छोटी मोटी नदियां हैं, इन सब ने मिलकर भाई जो भी छोटा सा एक तरह से मान लो छोटी सी जगह बनाई है, वो ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर स्थित है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट भाई, अगली बात में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक। टोटल 3 भाग में बांटा का जो उत्तरी मैदान है, 3 भाग में बांटा है इसको। ये ना मेरे पास उत्तरी मैदान के जो विभाजन है, पहले से बोलते हैं गंगा का मैदान, ठीक है, पंजाब का मैदान, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास अभी इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर आसाम में स्थित है। देखो भाई जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है कहाँ पे है, ठीक, ये जो पश्चिम मतलब पश्चिम के इलाके में स्थित है, इधर ध्यान के चलना। अब सुनो, आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। देखो भाई अगर हम बात करें कि जो आकृति के हिसाब से भारत की जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उसको किस तरीके से बांटा गया। पहला इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहे कि आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया है, इसको टोटल 4 भाग में बांट रखा है, ठीक है।
ऊपर जो भारत का देखो जो उत्तरी मैदान है उसको 3 भाग में बांटा था, वैसे ही कह रहा है कि वो आकृति के हिसाब से बांट रहे हैं, ठीक है। अब चलो, तो वही जो मेरे पास पहला है तो बोलते हैं भाबर, ठीक है, और बोलते हैं तराई, और बोलते हैं भांगर। सुनो भाई, तुम्हारे ना एक मार्क्स से पक्का आता है। देखो, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, तो इसमें चक्कर लगाती है, ठीक है। जब नदियों पर से नीचे उतरती है ना, इतने सारे चक्कर लगाती है, फिर इसे भावर के नाम से जाना जाता है। तभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। देखो भाई, अब ऐसा होता है ना कि जो भी ऐसे पट्टियां बनी हुई है पहाड़ के ऊपर ऐसे ना, मतलब कि लेयर बनी होती है। पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, इसको ऐसे पट्टियां बनी हुई है, ठीक। तो इसी के साइड से नदियां वगैरह आ रही होती है, इन्हीं के साइड साइड से, ठीक है, ऐसा नदियां बह रही होती है। जो भी चीज होती है इसी के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है। हाँ भाई, अगली बात करें इसको तराई, कह रहे कि इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं। देखो ये होता क्या है, कह रहे कि इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां दोबारा निकल के आती हैं, ठीक, एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे हम तराई बोलते हैं। देखो भाई, अब क्या होता है, पहाड़ से जो निकलने नदियां है, पहाड़ से निकलने वाली नदियां जो भी दलदल वाला क्षेत्र बनाती है उसे हम तराई बोलते हैं, ठीक है। अगली बात इसको बोलते हैं भांगर, ठीक है। अब सुनो भाई क्या है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। देखो भाई, कह रहा है उत्तरी मैदान का जो सबसे बड़ा भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, जलोढ़ से बना है। जलोढ़ का मतलब जल की मिट्टी से बना है। फिर नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। भाई, नदी का जो ऊपर का जो मैदान होता है ना, वहां पे स्थित है, तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि पता ना, एक मान लो कि ऐसी दरारे टाइप की जो नदियां होती है, ठीक है, वो प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भंगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब भांगर के नाम से जाना जाता है। अगली बात, भाई खादर क्या होता है, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपण को खादर कहते हैं। देखो भाई, बाढ़ वाला जो मैदान, इसका जो नया नया हिस्सा बना ना, वहाँ बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ आते ही जो नया हिस्सा बन गया उसी को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अगली बात करते हैं दोआब क्या होता है। सुनो भाई, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। देखो, कभी कोई सी दो नदियां जा रही है, एक नदी ये जा रही, एक नदी ये जा रहा है, ठीक है, इसके जो बीच की जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं दो तथा आब मतलब कि अर्थात पानी, ठीक है, क्या बोलेंगे, दोआब। अब सुनो, अगली बात करते हैं प्रायद्वीप पठार, सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। भाई, एक कुर्सी की मतलब होता है ना, ऐसे मेज बनी होती है, ठीक है, ऐसा इस तरीके का पठार है, ठीक है। फिर जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। रूपांतरित शैल का मतलब है भाई एक ऐसे पत्थर का एरिया जो मतलब कि पानी की वजह से और ढल किसी और रूप में ढल गई है। सुनो, इसको बोलते हैं भाई कि यह गोंडावान भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण मतलब भाई ये जो बना नहीं, जो बोले एकदम मेज वाली जगह जो बनी है, ठीक है, बोले कि मेज की आकृति बनी हुई है, ऐसे क्यों बनी है, टूटने के कारण से बनी हुई है। फिर इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहले बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, दूसरे बोलते हैं दक्कन का पठार। तो पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भाई दक्कन पठार के बारे में। चलो, हमें दक्कन का पठार तो सुनो। पहला भाई, मध्य उच्च भूमि क्या है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, इतना याद कर लेना इसका, ठीक है, इसको इतना याद कर लेना काफी है। अगली बात है भाई दक्षिण का पठार, जिसको दक्कन का पठार बोल लो। भाई, दक्षिण का पठार बोलो या फिर दक्कन का पठार बोलो, बात हो गई। अब सुनो, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग, एक त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और भाई स्थित कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी का जो दक्षिण का इलाका है वहां पे स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार और जो होता है सतपुड़ा की श्रृंखला है। भाई, एक ना सतपुड़ा पहाड़ है, ठीक है, उसकी श्रृंखला है, एक ना चोटी निकली हुई है उसकी। फिर जबकि महादेव कैमूरा की पहाड़ी था मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। इसका भी भाई बस पहला पॉइंट याद करना, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में जो बातें बता रहा हूँ बस सुनो, क्या दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की तरफ कम ढाला है। देखो, ये तुम्हारा इसका अगला पॉइंट बन जाएगा कि जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में ऊंचा है, ठीक है, लेकिन पूर्व में क्या है, कम ढाल है, पूर्व में नीचे की ओर है वो। फिर इस पठार का एक भाग
उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का मतलब होता है जो बीच, देखो मान लो कि ये उत्तर है पूर्व है, ठीक है, इसके बीच क्या होता है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, ठीक। तो उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाने गए, तो उसको मेघालय बोलो, फिर कार्बी एंगलोंग पठार बोलो, या फिर उत्तर मतलब कि उत्तर कचार पहाड़ी बोल दो, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अगली बात भाई, दक्कन ट्रैप क्या होता है? हाँ भाई देखो, दक्कन ट्रैप का मतलब क्या है, कह रहा है कि प्रायद्वीप पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। फिर अगली बात करते हैं भाई कि भारतीय मरुस्थल क्या है, ठीक है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है, मरुस्थल की रेगिस्तान है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक जो बोलते हैं भाई तरंगित मैदान है, ठीक है, मतलब कि बालू से ढका हुआ एक मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 किलोमीटर से भी अभी मीटर मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भाई ये इलाका ऐसा है जहाँ पे भाई बहुत ही कम बारिश होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत है, मतलब यहाँ पे जो है ना, मतलब कि जो पेड़ पौधे काफी कम है। अगली बात है भाई डेल्टा। अब सुनो, नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। मतलब इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप लेता है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। करेगी नदी के सागर में, जब नदी जो है ना वो सागर समुद्र में जाके मिलती है, तो नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध, जो उसकी नदी का जो पानी ना उसका अवरोध थोड़ा सा तेजी आने पर मलबे का निक्षेपण होता है, जो मलबा साइड साइड में आ जाता है, ठीक है, इससे अवसाद बोला जाता है। फिर तटीय मैदान क्या होता है भाई, देखो इसे, फिर कि प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार। देखो भाई संकीर्ण मतलब बहुत ही नुकीली नुकीली तट बनी हुई, ठीक है, ऐसे रास्ते बने हुए, ठीक है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। देखो भाई एक ऐसा मैदान है जो इन तीन जगह के बीच स्थित है, ठीक है। अगली चीज, तटीय मैदान का विभाजन। भाई जो तटीय मैदान है उसका विभाजन कैसे हुआ है, सुनो भाई। पहली चीज, सबसे पहला, इस मैदान के तीन भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, ठीक है, कोंकण मुंबई तथा गोवा बोलते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। देखो भाई ये सारी सारी बातें। फिर अगली करते हैं द्वीप समूह, ठीक है भाई। द्वीप समूह क्या होता है, सुन भाई। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहले अरब सागर के द्वीप, ठीक है। तो पहला द्वीप का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ठीक है। द्वीप का जो समूह है भाई ये क्या है, छोटे छोटे से प्रवाल द्वीप, मतलब जो छोटी नदियां ना, ठीक है, उनसे मिलकर बना हुआ है। मतलब छोटी छोटी नदियों में जो छोटे छोटे जो जगह है, ठीक है, उनसे मिल मिलकर बना हुआ है। ये छोटे से एक कोई सा देश हो गया, दूसरा देश हो गया, ऐसे तीसरा देश हो गया। ये जितने भी छोटे छोटी जगह से मिलकर बना उसको बोलते हैं। फिर अगला, पहले इनको लकाद्वीप, ठीक है, या फिर मीनकाय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। देखो भाई जो अरब सागर के जो द्वीप है इनको इन नाम से जाना जाता था। फिर 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। 1973 में इसका नाम क्या दिया, लक्षद्वीप रख दिया गया। फिर यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। ये किसमें भाई, 32 किलो जो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। फिर अगला भाई ध्यान रखना, जो तुम्हारी ज्योग्राफी होती है उसमें तो मोस्टली चीज याद करनी होती है, बिना याद करे कुछ काम चलेगा नहीं। इतनी तो तुम्हारे मैथ्स तो है नहीं है तो समझोगे, समझने वाली चीज भाई मैथ्स होती है, साइंस हो गई, ये हो गई, ये तो मैं याद रखने की जितनी चीजें हैं। फिर इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। और भाई जो द्वीप समूह से बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, और बहुत सारे प्रकार के जंतु जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। फिर भाई जो अगला हमारे पास है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी जिसको बोलते हैं अभयारण्य है। इसका मतलब कि भाई एक जगह है जहाँ पे मनुष्य वगैरह नहीं रहते, ठीक है। अगली बात करें भाई कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है उसके द्वीप की बात करते हैं। सुनो, कह रही कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, भाई इसको अंडमान निकोबार द्वीप बोलते हैं।
यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे, बहुल बहुत बड़ा है और बहुत लंबा भी है, बिखरा हुआ है। फिर यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, जो बोलते हैं उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ठीक है, इन जगह नापा हुआ है, मतलब कि बना हुआ है। फिर यह माना जाता है कि द्वीप समूह निम्नजित पर्वत श्रेणियों के शिखर, देखो भाई करेगी निम्नजित का मतलब कि ऐसे ऐसे पर्वत जो भी ढंग से बने नहीं है, उनकी श्रेणियों उनकी शुरुआत है। फिर यह द्वीप समूह के देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा होता है ना भाई, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि उधर से जो भी तेज हवाएं आ रही है पूरे गांव को उड़ा देगी, तो पहाड़ के चक्कर में वो क्या रुका होता है। फिर अगला, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। देखो भाई, ये जो द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो पादप पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी जंतु पाए जाते हैं, इनमें भाई बहुत ही विविधता, मतलब कि बहुत ही अलग अलग है। ये मतलब मैच खाते नहीं बहुत जल्दी से, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। अगला, ये द्वीप विश्वत वृक्ष के समीप स्थित है। देखो भाई, मतलब कि ऐसे बहुत ही जो जहरीले पेड़ है, ठीक है, तो जो जहरीली जगह है वहां पे स्थित है। क्योंकि यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, क्योंकि यहाँ जंगल की मतलब कि आच्छादितता है, यहाँ पे जंगल वगैरह, ठीक है, वो काफी ज्यादा मतलब घने टाइप है और रहने लायक नहीं है लोगों के। मैं देखो जितने पढ़ बता दी ना, तुम्हें सारे याद होने चाहिए, बिना याद करे तुम्हें ज्योग्राफी हो ही नहीं सकती है। मैं हर वीडियो बोलता हूँ भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी, ठीक है, नोट्स जाके जो तीसरा तुम्हारा एडिशनल बुक और चौथा एमसीक्यू, ये सारे कर लेना। और हर बार बोलूंगा भाई, जितने भी तुम्हारे नोट्स है, देखो जो चार बुक है, चारों बुक के जो नोट्स है ना, उन सब की जो लिंक है भाई मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसको डाउनलोड करना है। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।